हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट मोहम्मद अशरफ खान और आपको वेलकम करता हूं एक और नई वीडियो के साथ। आज जो हमारी वीडियो है वो ऑस्ट्रिया के ऊपर है और आज हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ऑस्ट्रिया आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है या नहीं हो सकती 2024 में या 25 के सेशन में। टोटल प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं और डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करेंगे। व्यूअर्स, इससे पहले भी हमने ऑस्ट्रिया के ऊपर वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप जरूर जाके चेकआउट कर लें। ऑस्ट्रिया की कॉस्ट के ऊपर बात की है, इसके अलावा ओवरऑल उसका जो प्रोसेस है उसको डिस्कस किया गया है। इसी के साथ साथ हमने जॉब्स के ऊपर भी बात की, अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी तो मैं उनको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, जरूर जाके चेकआउट करिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो कंप्लीट देखें। व्यूज़, ऑस्ट्रिया के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि हम ऑस्ट्रिया को क्यों चूज़ करें। ऑफ कोर्स बहुत सारी ऑप्शंस भी होती हैं यूरोप के अंदर और बहुत बेटर ऑप्शंस भी होती हैं, बट ऑस्ट्रिया को अगर देखें तो इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर एक आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं या इसको अपनी कंसिडरेशन में ला सकते हैं, क्योंकि ये एक अफोर्डेबल कंट्री है, यानी कि यहाँ जो ट्यूशन फीसेस है वो काफ़ी मिनिमल होती हैं और इसी के साथ साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात की जाए तो वो भी काफ़ी अफोर्डेबल होती है। मोरओवर ये यूरोप के सेंटर में आता है तो आपको मोबिलिटी बहुत मिल जाती है, यानी कि आप जर्मनी जा सकते हैं, आप इटली जा सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड जा सकते हैं, स्लोवेनिया इसके बॉर्डर्स में आता है, हंगरी इसके बॉर्डर्स में आता है। तो इस वजह से आपको एक सेंट्रल मिड पॉइंट मिल जाता है ट्रैवल करने के लिए भी और अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ऑस्ट्रिया में रहकर जर्मनी में जॉब कर रहे होते हैं, फ्रांस में जा रहे होते हैं, इटली में जा रहे होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये नेबरिंग कंट्रीज़ करीब होती हैं तो उनको लिए ट्रैवल करना भी आसान होता है और जितना वो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं इन जगहों के ऊपर उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती रहती हैं। इसके अलावा एक जो प्लस पॉइंट आता है मेरे नज़दीक वो इंग्लिश टॉप प्रोग्राम्स का है। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में इंग्लिश टॉप प्रोग्राम्स फाइंड करना मुश्किल हो जाता है, मिलते भी हैं तो वो बहुत लिमिटेड होते हैं, बट ऑस्ट्रिया में ऐसा नहीं है, आपको बहुत सारे जो है इंग्लिश टॉप प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, बैचलर्स में भी और मास्टर्स में ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा देखा जाए तो आपको 1 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, यानी कि आप स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद भी वहाँ पे 1 साल स्टे कर सकते हैं और अपनी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं। इस तरह आप अपने स्टूडेंट जो है स्टेटस को चेंज करके वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो एक और प्लस पॉइंट आता है मेरे नज़दीक वो यूनिवर्सिटीज़ का, यानी कि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कंपेरेटिवली कम हैं और आपको जहाँ पब्लिक यूनिवर्सिटी ज़्यादा मिल रही है तो ऑफ कोर्स आपकी फ़ीस भी कम होगी। गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड होती हैं, हाउसिंग गवर्नमेंट सब्सिडाइज होती है, तो आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग और आपको जो हॉस्टल अकोमोडेशन है वो भी काफ़ी कम जो है रेट्स में रेंट्स में मिलती हैं। तो इस तरह आपका जो गुजारा है वो काफ़ी आसान हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 40 प्लस यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि पब्लिक सेक्टर में आ रही हैं और 20 प्लस यूनिवर्सिटीज़ है जो कि प्राइवेट हैं। तो ऑफ कोर्स आप टारगेट करेंगे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को और एडमिशन गेन कर सकते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं। इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ वियना आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंसबर्ग आती है और इसके अलावा वियना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी भी आती है। ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि टॉप 500-600 रैंकिंग में आ रही है, तो इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी है और रैंकिंग वाइज भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। मोरओवर हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर मैंने बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र किया था, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो ज़रूर चेकआउट कीजिए, उसमें आपको और भी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता चलेगा जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं और उनकी रैंकिंग्स के बारे में भी डिटेल से डिस्कस किया था। एजुकेशन वाइज देखें तो बैचलर 3 साल का है, मास्टर्स 2 साल का होता है और PhD 3 साल तक रेंज कर सकता है और उसके बाद आपको वर्किंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती हैं, जैसे कि बताया मैंने PSW 1 साल का मिल रहा है। इसके अलावा जो आपके इंटेक्स हैं यहाँ पर वो 2 थे, बट मेजर इंटेक यहाँ का सितंबर इंटेक होता है जिसमें मोस्टली जो आपके एडमिशंस हैं वो जनवरी से लेकर मार्च तक अप्लाई हो रहे होते हैं। इसके अलावा जो आपका मार्च का इंटेक है, यानी कि स्प्रिंग्स इंटेक जिसको कहते हैं, वो आपका जून और जुलाई से शुरू हो जाता है और ये इंटेक आपका मोस्टली अक्टूबर तक चलता है। ऑफकोर्स आपको जो बीच में गैप है वो वीज़ा के लिए मिलता है और देखा जाए तो ज़्यादा जो ऑप्शन है वो आपकी एक जो मेजर इंटेक है उसमें होती है जो कि सितंबर का है। स्प्रिंग इंटेक में आपको कम यूनिवर्सिटीज़ मिलती है, कम कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, बट अगैन अगर आप एक मिस कर चुके हैं एक इंटेक तो फिर आप सेकंड के लिए ट्राई कर सकते हैं। इनकी यूनिवर्सिटी की एक और अच्छी बात ये है कि अगर आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है एक इंटेक का तो वो 2 इंटेक्स के लिए वैलिड होता है, यानी कि अगर आपने स्प्रिंग के लिए अप्लाई किया तो वो आपका फॉल इनटेक तक के लिए वैलिड होगा। जब आप पहुंचेंगे तो वहाँ यूनिवर्सिटी में इनरोल कर सकते हैं अपने फॉल के इनटेक के लिए, क्योंकि जो यहाँ का प्रोसेस है वो एक तरह से कॉन्स में भी आता है कि प्रोसेस इनका थोड़ा लेंथी होता है और उसमें आपको पेशेंस काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर होती है, क्योंकि ये प्रोसेस लेंथी होता है, वेरिफिकेशन होती है, लीगलाइजेशन होती है, फिर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और स्टेप वाइज आप चलते जाते हैं। इस तरह आपको अप्रॉक्सीमेटली 8 to 11 मंथ्स लग सकते हैं। नाउ टू द प्रोसीजर, जो प्रोसेस है वो यहाँ पर आपके स्टेप्स में होते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि वेरिफिकेशन करानी होती है, सेकंड स्टेप में आपने लीगलाइजेशन करानी होती है। वेरिफिकेशन में आपको 2 से 3 महीने लग सकते हैं, इसी तरह लीगलाइजेशन में आपके 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं। इसमें स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम लीगलाइजेशन या वेरिफिकेशन के बिना अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको एडमिशन दे सकती हैं, बट अगैन वो कंडीशनल होता है, वो आपसे रिक्वायर मोस्ट जो यूनिवर्सिटीज़ है वो रिक्वायर करी होती हैं लीगलाइज्ड और वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स। इन लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आता है और आपकी जो लास्ट डिग्री है उसका डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आती है। सपोज अगर आप बैचलर्स में अप्लाई करें तो अपना मैट्रिक और इंटरमीडिएट की सनद को लीगलाइजेशन के लिए देंगे और साथ अपना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। ये 3 डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज कराने के बाद आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर आप मास्टर्स में
में अप्लाई करना चाह रहे हो तो बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट इसके अंदर इंक्लूड करेगी। उसके बाद आपने अपना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी अटैच करना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में, क्योंकि आपकी जो ड्यूरेशन होती है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट की, ये 6 मंथ्स की होती है और जब आप वेरिफिकेशन के लिए उसको देते हैं तो 3 मंथ्स आपके ऑलरेडी उसमें से डिडक्ट हो जाते हैं ड्यूरेशन के अंदर, क्योंकि वो 3 मंथ्स का टाइम ले रहे होते हैं। फिर आप लीगलाइजेशन कराते हैं तब आपके अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स रह जाते हैं जब आपने आरपी फाइल करना है, और आरपी की रिक्वायरमेंट ये है कि 3 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। इस केस के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं। एक तो ये कि अगर आप दोबारा से उसको वेरिफिकेशन के लिए दें जब आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, एक पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने पास रखें जब आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी के एक्सेप्टेंस आने से पहले और आरपी फाइल करने से पहले आप अपना दूसरा पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा कर उसको वेरिफिकेशन के लिए दे दें। इस तरह जब आपका यूनिवर्सिटी का एडमिशन आएगा तो आपके पास ऑलरेडी वेरीफाइड पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होगा जिसको आप लीगलाइजेशन के लिए देकर और फिर आरपी फाइल कर सकते हैं। इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन बचती है वो ये कि आप 6 मंथ का वेट करें, जब आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाए आप दोबारा न्यू बनवाएं और उसको डायरेक्टली लीगलाइजेशन के लिए दे दें। इस तरह आप अपने दोनों पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हैं व्हाइल यू आर अप्लाइंग फॉर द आरपी, और फिर आपको एक्सेप्टेंस मिल सकती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली प्रेजेंट करना होता है, यानी कि भेजना होता है, और यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर कर रही होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हो सकते हैं कि आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट्स ना रिक्वायर करें, ऑनलाइन उनका एप्लीकेशन हो, बट जो मेजरली यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर रिक्वायरिंग फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। तो उसके लिए जो आपका टाइम है वो भी जो है मैटर करता है। आप पोस्टल सर्विसेज के लिए जो भी अप्लाई करते हैं उसमें चार्जेस भी आपको पड़ते हैं और फिर आपका टाइम भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसी प्रोसेस में आपने सबसे पहले studyinaustria.at पे जाना होता है, वहाँ जाकर आपने अपना कोर्स फाइंड करना है, यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है। कोर्स को शॉर्टलिस्ट करने के बाद आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल में जाएंगे, वहाँ जाकर डेडलाइंस को देख लेंगे और रिक्वायरमेंट्स को देख लेंगे। रिक्वायरमेंट्स को मीट करेंगे, डेडलाइंस के से पहले अप्लाई करेंगे, उसके बाद वहाँ की एप्लीकेशन फीस पे करेंगे जो कि 50 यूरो से 150 यूरो तक रेंज कर सकते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। उसके बाद जो आपकी डेट आती है वो टेस्ट और रैंकिंग की होती है, तो इसके अंदर अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो आप देंगे, आपका इंटरव्यू है तो वो आप देंगे, और फिर फाइनल रैंकिंग का वेट करेंगे और लास्ट में फिर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है। इसके अलावा एक्सेप्टेंस रेशियो को देखें तो काफ़ी अच्छी है, इंटरनेशनल को ईजिली एडमिशन मिल सकता है। आइल्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बैचलर्स में कुछ कोर्सेज में हो सकती है बट मास्टर्स में यहाँ पे आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगेन अगर आप आइल्स कर लेंगे तो आपकी प्रोफाइल को एक बूस्ट मिल जाएगा, आपको एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत बेटर मिल जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की कोशिश होती है वो टॉप यूनिवर्सिटीज को टारगेट करें और अच्छे से अच्छे कोर्स में जाएं, तो उसके लिए फिर आपकी प्रोफाइल को बूस्ट चाहिए होता है जो कि आइल्स की वजह से हो सकता है, आपके मार्क्स की वजह से हो सकता है। इस तीसरे स्टेप के बाद आपका जो फोर्थ स्टेप होता है वो आपने आरपी के लिए फाइल करना होता है। आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है और उसी की बेस पर आप अपना आरपी फाइल करते हैं। आरपी जो कि रेजिडेंस परमिट है, इसके अंदर भी आपका 1 से 2 मंथ लग सकता है प्रोसेसिंग टाइम के अंदर, बट अगर एक्सेप्टेंस रेशियो की बात की जाए, आपके डॉक्यूमेंट्स अगर बिल्कुल ठीक हैं, कोई आपने फेक डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किया, प्रोफाइल बिल्कुल राइट है, तो आपको आरपी बहुत इजीली मिल जाता है। आरपी के बाद जो आपका फाइनल स्टेप होता है वो वीज़ा के लिए होता है। वही सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने आरपी के लिए फाइल किए होते हैं वही सब डॉक्यूमेंट्स आप यूज़ करके अपना वीज़ा प्रोसेस करवाते हैं। वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम आपका कंपेरेटिवली कम होता है और ये आपका 1 से 2 हफ्ते के अंदर आ जाता है। एंड द फाइनल स्टेजेस आप फिर ट्रैवल कर लेते हैं और फिर ऑब्वियसली आप मूव कर जाते हैं। इसके अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने अकोमोडेशन बुक करनी होती है 6 मंथ्स की, ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए आपके पास, फ्लाइट रिजर्वेशन होनी चाहिए, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके इंक्लूड करते हैं। रिक्वायरमेंट्स की बात करें कि यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, तो बहुत टफ रिक्वायरमेंट नहीं होती। मिनिमम 60 से 65% मार्क्स आपको मिनिमम रिक्वायर होते हैं मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर आपको 55% मार्क्स पे भी एडमिशन मिल सकता है, बट अगैन ये बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 60 से 70% मार्क्स आपको रिक्वायर होंगे। इसके अलावा GRE GMAT ये ऑप्शनल है, आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। आइल्स ऑप्शनल है, ये आपके कोर्स के ऊपर और यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप मास्टर्स में अप्लाई करें तो आइल्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स में कुछ कोर्सेज में हो सकता है, वो आपने फाइंड कर लेना अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अपने कोर्स की डिस्क्रिप्शन को जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो क्लियरली मेंशन होगा। इसी तरह डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, जिसमें आपका अगर बैचलर्स के लिए अप्लाई करें तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्री होगी। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने अटेस्ट भी करवाने होते हैं अपने मुतल्लिक़ इदारों से, यानी कि अगर आप मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बात करें तो अपने जो है बोर्ड से अटेस्ट करवाएंगे, IBCC से करवाएंगे और फिर एंड से मोफा से अटेस्ट होगा। इसी तरह अगर आप बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की बात करते हैं तो HEC से अटेस्ट होगा और लास्टली मोफा से फिर वो अटेस्ट होगा। इसके अलावा आपको CV चाहिए होती है, आपको आपका मोटिवेशन लेटर चाहिए होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोरओवर आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स देर ऑलवेज द सेम, पासपोर्ट और पिक्चर्स। अच्छा व्यूअर्स, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज होती है जो कि आपकी फीस एडवांस में मांग रही होती हैं, यानी कुछ डिपॉजिट आपने जमा कराना होता है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ वहाँ जाकर आपसे रिक्वायर करती हैं, बट कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि कहती हैं इनिशियल आपने डिपॉजिट देना। फीस की बात करें तो ये पर सेमेस्टर 350 यूरो से 750 800 यूरोस तक रेंज कर सकता है ऑन एन एवरेज देखा जाए। इस तरह आपकी जो 1 ईयर की फ़ीस है 1500 से 2500 यूरोस तक रेंज करेगी।
बट अगेन बहुत सारे कोर्सेज में ज़्यादा भी हो सकती है और वो 7,000 यूरोस तक जा सकती है। लास्ट में अगर बैंक स्टेटमेंट को देखें तो अगर आप 24 ईयर्स से कम है आपकी एज तो फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट 7,000 यूरोस यहाँ पर रिक्वायर है। बट ऑफकोर्स हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप एटलीस्ट 10,000 यूरोस की बैंक स्टेटमेंट बनाएं अगर आपकी एज 24 ईयर्स से कम है। इसी तरह अगर आपकी एज 24 ईयर्स है या उससे ज़्यादा है तो आपको 14,000 जो है यूरोस की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होगी। ये इनका एक स्पेसिफिक रूल है जो कि आपने ऑफ कोर्स फिर उसको मीट करना है रिक्वायरमेंट को। इसके अलावा पार्ट टाइम की बात करें और लिविंग कॉस्ट की बात करें तो 400 से 700 यूरोस आपका लिविंग कॉस्ट आ जाती है और पार्ट टाइम जॉब में आप यहाँ 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं। मोरओवर जब आपकी समर ब्रेक्स होती हैं या विंटर की ब्रेक्स होती हैं तो उसके अंदर आप फुल टाइम भी जॉब कर सकते हैं और मोस्टली स्टूडेंट अपना जो लिविंग एक्सपेंस है वो उस तरह कवर कर रहे होते हैं। अपनी ट्यूशन फीस है जो कुछ हद तक वो उस तरह पे कर रहे होते हैं। जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ को देखें तो मैंने अर्लियर भी बताया कि ये एक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री आता है एक तरह से और इसके चारों तरफ बहुत सारी ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। यहाँ पर लैंग्वेज मोस्टली डच और इंग्लिश भी बोली जाती है और जर्मन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। यहाँ पे जर्मन का बहुत ज़्यादा रुझान आपको मिलेगा। तो ये आप अगर आप लैंग्वेज सीख लेंगे तो आपके लिए वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट जॉब्स के अंदर। ऑफ कोर्स अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो फिर आप पार्ट टाइम जॉब्स की तरफ ही जाएंगे। बट मैं अपनी वीडियोस में मोस्टली यही रिकमेंड करता हूँ कि आप जिस भी कंट्री में जाना चाहते हैं अगर वो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो उसकी लैंग्वेज ज़रूर सीखें। एटलीस्ट आपको बेसिक आनी चाहिए, A1 A2 लेवल तक एटलीस्ट आनी चाहिए और फिर ताकि आपके लिए जॉब फाइंड करना आसान हो सके। बेसिक्स अगर आपको आती होंगी आपका सर्वाइवल भी काफ़ी ईजी हो जाता है। व्यूअर्स ये थी हमारी वीडियो स्टडी इन ऑस्ट्रिया के ऊपर। आई होप आपको पसंद आई होगी। काफ़ी मैंने इसको शॉर्ट रखने की कोशिश की ताकि आपको कम टाइम में राइट इन्फॉर्मेशन और सॉलिड इन्फॉर्मेशन मिल सके। मजीद अगर इस तरह की आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे चैनल को जाकर ब्राउज कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस हमने अपलोड की हुई है, बहुत सारा डाटा मौजूद है जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। लेटेस्ट अपडेट को कवर करते हैं, स्कॉलरशिप्स को कवर करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ को कवर करते हैं। अगर स्टिल आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल आंसर इट पर्सनली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। शुक्रिया।